अस्सलाम वालेकुम। तो मशीन लर्निंग के मिड्स की तैयारी के लिए मैं कुछ छोटी सी वीडियोस बना रहा हूँ, तो जिनके कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो यहाँ से अपने कॉन्सेप्ट ले सकता है ताकि उनकी तैयारी हो जाए। ठीक है, तो जिस तरीके से हमने क्लासेस में स्टार्ट किया था लीनियर अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट से, वहीं से मैं करवाऊँगा। तो सबसे पहले लीनियर अलजेब्रा में लीनियर क्या है? लीनियर का मतलब एक लाइन को रिप्रेजेंट करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारी बेसिक नोटेशन में अगर हम एक इक्वेशन लें लाइक 4x1 - 13, ठीक है, ये क्या है? बेसिक इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जो हमारी इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन है उसका एक नोटेशन है, एक फार्मूला है जो हमारे पिछली क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। वो है y इक्वल्स mx प्लस c। ठीक है, अब इसमें x क्या है, y क्या है, ये हम सबको पता है। x इनपुट करते किसी इक्वेशन में y मिलता है। यहाँ भी मैं x कुछ इनपुट करूँगा तो हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक आंसर आएगा जो मोस्ट प्रोबेबली इसके बराबर होगा। तो यहाँ x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, y एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। ठीक है, ये बट हाउ डू वी फाइंड m एंड c, और ये हैं क्या? ठीक है, m क्या है? m इज़ बेसिकली द स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप क्या होता है कि एक लाइन हमारी जो है प्लॉट हुई हुई है कुछ पॉइंट्स के कोरिस्पॉन्डिंग, वो कितनी स्टीप है। ठीक है, अगर हम इसका एक वो करें, ग्राफ बनाएं x और y एक्सिस पे, तो अगर ये हमारी लाइन है तो ये ऐसी ही क्यों है? ये खड़ी क्यों नहीं है, या ये हॉरिजॉन्टल क्यों नहीं है? ये टेढ़ी सी क्यों है? ये स्लोप बता रहा है उसका कि ये इतनी टेढ़ी है इसलिए। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि स्लोप होता है रिस्पॉन्सिबल किसके लिए? लाइन को रोटेट करने के लिए। ठीक है, ये लाइन यूँ भी हो सकती है, ये लाइन यहाँ से शुरू होकर यूँ भी हो सकती है, ये थोड़ी सी घूम के इधर आ गई तो रोटेट हो रही है। तो स्लोप हमारा लाइन को रोटेशन करवा रहा होता है एक तरह से। ठीक है, और इसमें एक चीज़ होती है c। व्हाट इज़ c? c इज़ द ऑफसेट ऑफ लाइन फ्रॉम ओरिजिन। जो ऑफसेट पॉइंट होगा उससे हम ऐड करेंगे तो हमारी ओरिजिन पॉइंट से ऊपर मतलब पॉजिटिव की तरफ लाइन जाएगी, और नेगेटिव होगा तो वो नीचे की तरफ, मतलब यहाँ कहीं आ रही होगी। अभी पॉजिटिव है c तो वो थोड़ी ऊपर है, नेगेटिव होगा तो वो थोड़ी नीचे होगी। और मतलब कितनी हाइट पे है हमारी लाइन हमारे ग्राफ में ओरिजिन से, अबव ओरिजिन या बिलो ओरिजिन। ठीक है, और एक मेन चीज़ होती है m की प्रॉपर्टीज़ है कि m अगर हमारा पॉजिटिव होगा, सो इट कंक्लूड्स दैट x एंड y आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। x इंक्रीज़ होगा तो y भी इंक्रीज़ होगा, x डिक्रीज़ होगा तो y भी डिक्रीज़ होगा। ठीक है, और इसका उल्टा है कि m अगर नेगेटिव आ रहा है तो x और y का बिहेवियर इन्वर्स प्रोपोर्शन होगा। x बढ़ाएंगे तो y कम हो जाएगा, y बढ़ाएंगे तो x कम हो जाएगा। इसको आप कुछ पॉइंट के साथ रख के देख भी सकते हैं कि किस तरीके से ये इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, ये हमारी होगी बेसिक लाइन को रिप्रेजेंट करने की तरीके। फिर हमारे पास आता है कि हम जो हमारी इक्वेशंस ऑफ लाइन है, लीनियर अलजेब्रा में हम मैट्रिसेस की बात करते हैं, यहाँ तो हमने कोई मैट्रिक्स की बात नहीं की। तो हमारी जो इक्वेशंस है उसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखना है, कैसे रिप्रेजेंट करना है, फिर उसकी मैट्रिक्स की क्या मैनिपुलेशन करके हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, वो आगे देखते हैं। अब हमारे पास हैं कुछ दो इक्वेशंस हैं। लेट्स सपोज 4x1 - 5x2 इक्वल्स -13 -2x1 + 3x2 = 9। अब ये जो इक्वेशन है ना, वो हमारे पास इसी फार्मूले, ये इसी नोटेशन से मिलके बनी है। ठीक है, ये बेसिक इक्वेशन ऑफ लाइन है, तो ये उसी से हमारे पास पैरामीटर्स वगैरह m और c फाइंड करके ये एक इक्वेशन बनी, ये एक इक्वेशन बनी। तो दे बोथ आर इक्वेशन ऑफ लाइन। हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन को मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए ये नोटेशन है, a x
या आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इक्वल्स बी। इसमें ये वाली चीज़ बी है, ये वेरिएबल्स जो हैं इन्हें अननोन कहते हैं इक्वेशन में, ठीक है। ये अननोन वेरिएबल हैं, ये एक्स हैं, और बाकी जो कोफिशिएंट है इन अननोन वेरिएबल की ये हमारा ए है। मैट्रिक्स में हम मैट्रिक्स को जो है कैपिटल लेटर से ज़्यादा डिनोट करते हैं, और वेक्टर्स की अगर बात करें तो उन्हें स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। तो यहाँ हमें पता है कि एक मैट्रिक्स है और दो वेक्टर्स हैं। अब हम आगे देखते हैं कि इन्हें रिप्रेजेंट कैसे करना है। हम क्या करेंगे, अगर मैट्रिक्स है वो कितनी भी टर्म्स का हो सकता है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है। स्क्वायर मैट्रिक्स में डायमेंशन सेम होती हैं, और वेक्टर में कोई एक डायमेंशन फिक्स हो जाती है 1 पे, ठीक है। तो अब हम अगर देखें कि मैट्रिक्स ए में इनमें से कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी, हम बोलेंगे कि इक्वल्स के लेफ़्ट साइड पे जो इक्वेशन का पार्ट है उसमें हर वेरिएबल का कोफिशिएंट उसी पोजीशन पे आप लिख दें, तो वो आपने इक्वेशन को मैट्रिक्स की फॉर्म में लेगा। 4 -5 -2 और 3, ये हमने ए मैट्रिक्स बना लिया अपनी इन दो इक्वेशन में से। अब हम एक्स वेक्टर की बात करते हैं। एक्स वेक्टर में क्या आएंगे, ये वेरिएबल्स। अब हम इन्हें रिपीट तो नहीं कर सकते क्योंकि ये तो सेम है, तो ये x1 आ जाएगा इधर, और ये x2 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इक्वल के उस साइड जाएं तो हम b बना रहे हैं। b क्या है, -13 और 9। अच्छा, ये हमारे पास मैट्रिक्स हो गया, ये हमारे पास x हो गया। ये क्या है, अननोन वेक्टर। ये हमारे पास है आउटपुट वेक्टर, ठीक है। अब अगर हम इनकी डायमेंशंस की बात करें तो इसमें क्या है, 2 रोज़ और 2 कॉलम्स। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि A2/2 का मैट्रिक्स है। अब अगर हम अननोन वेक्टर की बात करें तो इसमें क्या है, 2 रोज़ हैं लेकिन कॉलम एक ही है, तो हम बोलेंगे कि ये 2/1 का क्या है, वेक्टर। इट इज़ अ मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली 1 कॉलम। ये भी 2/1 है, अ मैट्रिक्स विद 1 कॉलम, ठीक है। तो जिस वेक्टर के अंदर सिर्फ एक ही कॉलम होता है इसे हम कॉलम वेक्टर कहते हैं, ठीक है। ये भी कॉलम वेक्टर है, क्यों, क्योंकि इसमें एक ही कॉलम है। तो जिस मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक कॉलम हो उसे हम कॉलम वेक्टर कहते हैं, और जिस मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक रो हो, मतलब ऐसे कुछ हो 1/2, अगर हम इसको बोले तो ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, x1 x2। सो दिस इज़ द रो वेक्टर, मतलब इस मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो है तो ये रो वेक्टर है, ठीक है। यहाँ तक हमने चीज़ें बात कर ली कि डायमेंशन कैसे हम स्पेसिफाई कर रहे हैं और इक्वेशन को मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे तब्दील किया जाता है। जिस तरीके से हम इसको अननोन वेक्टर कहते हैं, इसी तरीके से इसको हम नोन मैट्रिक्स भी कहते हैं, क्योंकि इसकी सारी वैल्यूज़ हमें पता है। और यही एक्चुअल हमारा मशीन लर्निंग की मॉडलिंग में डेटा होता है जो गिवन होता है, और ये डेटा होता है जो आउटपुट गिवन होता है। इसमें हम ये फाइंड आउट करना होता है हमें, ठीक है। तो ये हो गया। अब वेक्टर क्या है, एक कॉलम है, और वेक्टर इज़ अ मैट्रिक्स विद n नंबर ऑफ रोज बट 1 कॉलम। या फिर हम वेक्टर को दूसरी फॉर्म में लिखें, रो वेक्टर की फॉर्म में, तो हम ये कह सकते हैं कि दिस वेक्टर हैज़ 1 रो एंड n नंबर ऑफ कॉलम्स। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज़ जो हम करेंगे वो होगी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। इसमें 3 टाइप्स की मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे। एक होगी वेक्टर वेक्टर प्रोडक्ट। तो अगर हम ये चीज़ देखें तो प्रोडक्ट क्या होता है कि हम कोई 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर एक प्रोडक्ट आता है। तो हम कोई 2 वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक उसका प्रोडक्ट निकल के आएगा, तो हम वो चीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास ना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का एक बेसिक रूल होता है, जो क्या होता है, अगर आपको 2 मैट्रिक्स, 2 वेक्टर्स या किसी एक मैट्रिक्स और एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करवाना है तो कॉलम ऑफ लेफ्ट हैंड साइड मैट्रिक्स
या मैं मैट्रिक्स इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि वेक्टर भी एक मैट्रिक्स होता है जिसका कॉलम 1 होता है या जिसकी रो 1 होती है. तो कॉलम ऑफ लेफ्ट हैंड साइड मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू रो ऑफ राइट हैंड साइड मैट्रिक्स. अब ये कॉलम और रो क्या है, हमारी डायमेंशन है. डायमेंशन हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रो इनटू कॉलम. ठीक है. तो अगर हम बोलें कि हमारे पास एक वेक्टर है 2x2 का, एक मैट्रिक्स है, और एक मैट्रिक्स है 2x3 का, तो क्या हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं? करवा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या कहा था कि कॉलम ऑफ लेफ़्ट हैंड साइड मैट्रिक्स, लेफ़्ट हैंड साइड के मैट्रिक्स का कॉलम ये है और रो ऑफ राइट हैंड साइड मैट्रिक्स ये है, तो ये दोनों तो इक्वल हैं. सो मल्टीप्लिकेशन इज़ पॉसिबल. ठीक है. तो एक ये बेसिक रूल अगर आपको याद है तो आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और सही होगी. क्या है, लेफ़्ट हैंड साइड के कॉलम और राइट हैंड साइड की रोज़ बराबर होनी चाहिए. तो अच्छा, इसका फिर आउटपुट क्या निकल के आएगा? जो हमारे पास आउटपुट मैट्रिक्स, आउटपुट वेक्टर होगा ना, वो होगा कि इसके लेफ़्ट हैंड साइड वाला रोज़ ले लो और इसके लेफ़्ट हैंड साइड वाले कॉलम ले लो, तो 2x3 का एक मैट्रिक्स मुझे प्रोडक्ट मैट्रिक्स मिलेगा, आउटपुट मिलेगा. ठीक है. इस तरीके से हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस करते हैं. हमारे पास मैट्रिक्स की कुछ नोटेशंस होती हैं. हम ये बोल सकते हैं कि अगर एक मैट्रिक्स है तो हमें उसको लिखना है कि उसकी डायमेंशन क्या है और उसके नंबर्स कौन से होंगे. तो हम इस तरीके से अगर लिखते हैं तो इसका मतलब हम बोल रहे हैं कि एक मैट्रिक्स है रियल नंबर्स का. तो ये चीज़ मेंशन करिए कि जो ए मैट्रिक्स की जितनी भी एंट्रीज़ होंगी, जितनी भी वैल्यूज़ होंगी, वो क्या होंगी, सारे रियल नंबर होंगे. मैट्रिक्स ऑफ रियल नंबर विद m/n डायमेंशंस. ठीक है. ये हमारे पास बेसिक एक नोटेशन आ गई. वेक्टर प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? हमने पहले बात की कि वेक्टर प्रोडक्ट करने, फिर हम बोल रहे हैं कि इस तरीके से काम करना है. ठीक है. वेक्टर प्रोडक्ट्स होते हैं कि अब हमने दो वेक्टर्स के दरमियान अगर मल्टीप्लिकेशन करानी है, उनका प्रोडक्ट निकालना है, तो हम वो कैसे करेंगे? ठीक है. यही वेक्टर वाली प्रोडक्ट वाली बात, जो फर्स्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आ रही है हमारे पास. अब हम बोल रहे हैं कि लेट x बिलोंग्स टू r ऑफ n. ठीक है. इसका मतलब होता है r पावर, अगर सिर्फ एक नंबर दिया हुआ ना, ये n, इसका मतलब है ये वेक्टर की बात करें. वेक्टर्स को हम अमूमन स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं और मैट्रिसेस को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं. ठीक है. तो इसका मतलब ये कुछ यूँ लिखा हुआ है n/1. इसका क्या मतलब है, ये एक कॉलम वेक्टर है जिसमें n नंबर ऑफ़ रोज़ हैं और 1 नंबर ऑफ़ कॉलम है. तो ये x एक कॉलम वेक्टर है. तो हर बार हमें n/1 नहीं, सिर्फ n ही लिखा हुआ दिया जाएगा. तो हमें इससे खुद हिसाब लगाना है. ठीक है. एक तो ये हो गया. एंड y बिलोंग्स टू सेम, r भी एक कॉलम वेक्टर है, y भी कॉलम वेक्टर है. अब हम बोलें इसके दरम्यान हमें मल्टीप्लिकेशन करानी है, लेकिन हमने तो कहा था कि अगर x और y के दरम्यान मल्टीप्लिकेशन करानी है तो उनके लेफ़्ट हैंड साइड वाले के कॉलम और राइट हैंड साइड वाले के रोज़ बराबर होने चाहिए. तो इनके दरम्यान तो परमिसिबल ही नहीं है. तो उसमें हम क्या करते हैं, इनर प्रोडक्ट निकालते हैं. इनर प्रोडक्ट में ऐसा होता है कि हम लेफ़्ट साइड वाले वेक्टर का ट्रांसपोज ले लेते हैं और y ऐसे ही रहने देते हैं. ट्रांसपोज में जिसका ट्रांसपोज लिया जाता है मैट्रिक्स या वेक्टर का, उसकी डायमेंशंस उलट जाती हैं. आगे हम देखेंगे कि कैसे करते हैं. फ़िलहाल हम बस एक टर्मिनोलॉजी डिफ़ाइन करें. तो अब x ट्रांसपोज मैंने क्या कहा, डायमेंशन उलट जाएंगी, तो 1/n हो जाएगी, इसकी n/1 ही रहेगी. तो n. ठीक है. तो अब मेरे पास वेक्टर मल्टीप्लिकेशन परमिसिबल है, तो ये हम कर सकते हैं. अब होगा ये कि इसका जो आउटपुट आएगा ना, वो क्या आएगा, इसके नंबर ऑफ़ रोज़, इसके नंबर ऑफ़ कॉलम 1/1. इसका मतलब है एक ही रो है, एक ही कॉलम है, एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो सिर्फ एक नंबर आ रहा है. तो इसका मतलब है जो इनर प्रोडक्ट्स होते हैं उनका आउटपुट एक स्केलर नंबर आता है.
and we have to note that inner products are actually dot products, क्योंकि अगर हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो एक स्केलर वैल्यू ही आती है, तो असल में हम यही काम कर रहे होते हैं। तो जहाँ भी आपको ये टर्मिनोलॉजी नज़र आए तो आप समझ जाए कि हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, इनर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। अब एक दूसरी चीज़ है कि यही काम अगर मैं y को ट्रांसपोज कर लेगा तो क्या होता, x को मैंने ऐसे ही रहने देना था n/1, और y को मैं ट्रांसपोज करता तो वो हो जाता 1/n। अभी भी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल तो हो गई है क्योंकि इसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स और इसकी नंबर ऑफ़ रोज सेम है। इसका आउटपुट मेरे पास क्या निकल के आता है, n/n, विच इज़ अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं आउटर प्रोडक्ट। ठीक है, और आउटर प्रोडक्ट जो हम निकालते हैं दो वेक्टर्स के दरमियान, तो उसका आंसर एक मैट्रिक्स निकल के आता है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अच्छा, ये चीज़ हमने देखी थी कि हम मैट्रिक्स वेक्टर और वेक्टर का प्रोडक्ट निकाल रहे थे, तो उसमें दो चीज़ें आई, इनर प्रोडक्ट आउटर प्रोडक्ट और इनर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट होता है। अब हम देख रहे हैं मैट्रिक्स और वेक्टर का प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं। तो इसमें भी बस मल्टीप्लिकेशन रूल सेम ही है कि उसके लेफ़्ट हैंड साइड वाला अगर मैट्रिक्स है, अब हम देख रहे हैं कि a इंटू एक्स, तो लेट सपोज ये n/m मैट्रिक्स है और ये m/1 क्या है, वेक्टर। तो पॉसिबल तो है, इसका आउटपुट क्या निकल के आएगा, n/1। इसका क्या मतलब है, इसका आउटपुट एक वेक्टर आएगा। तो जब भी हम मैट्रिक्स और वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन कराते हैं हमारा आउटपुट एक वेक्टर आता है। ठीक है, अच्छा, हमने टर्मिनोलॉजी देखी थी कि हम नंबर ऑफ़ इक्वेशंस को इस तरीके से डिनोट करते हैं, तो यहाँ भी हमने कुछ ऐसा ही किया, a इंटू एक्स इक्वल्स b, तो आंसर आउटपुट वेक्टर आ रहा है n/1। तो हम ये सकते हैं कि जो आउटपुट है हमारे पास वो लीनियर कॉम्बिनेशन है कॉलम ऑफ a का। ठीक है, अब अगर हम देखें, ये हमारे पास n नंबर ऑफ़ रोज़ हैं और m नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं। ठीक है, और साथ में एक कॉलम है और m रोज़ हैं। तो अगर हम बोलें कि जो कॉलम्स हैं इसके वो हर एक एंट्री से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या है कि जो हमारे पास आउटपुट वेक्टर आ रहा है वो a के कॉलम्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है x के साथ। ठीक है, तो जो b है, अगर उसे हम y बोलें कि हमारे पास ये आउटपुट आ रहा है, तो y इज़ अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स ऑफ a। ठीक है, मतलब अगर एक ये कॉलम है, एक ये कॉलम है, एक ये कॉलम है। ठीक है, तो और ये एक वेक्टर है। ठीक है, तो समझे हमने इस पूरी एंट्री को इस वाले के साथ मल्टीप्लाई कराया, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हुए, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई हुए, फिर ये दोनों, और आपस में सारे ऐड अप हो रहे हैं। तो हमारे पास जो आउटपुट वेक्टर है वो लीनियर कॉम्बिनेशन निकल के आ रहा है a का। ठीक है, बाकी वही चीज़ रह जाती है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब इसमें क्या होगा, हमारे पास यहाँ भी एक मैट्रिक्स होगा, यहाँ भी एक मैट्रिक्स होगा, और हमारे पास आउटपुट भी मोस्ट प्रोबेबली एक मैट्रिक्स ही आएगा। तो अगर हम बोलें a हमारे पास है एक n/n मैट्रिक्स, b है हमारे पास n/p मैट्रिक्स, तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ a मैट्रिक्स इज़ इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ रोज़ ऑफ b मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन परमिसिबल है और इसका आउटपुट जो आएगा वो आएगा m/p मैट्रिक्स। तो इस तरीके से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के आंसर मैट्रिक्स आते हैं हमेशा। हम इसको एक और तरीके से भी देख सकते हैं कि जो हमारे पास, अगर हम बोलें ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 4 8 7 6 1 3 2 1। मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं, इसकी पूरी रो को इसके पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 1 2 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 3 3 ज़ा 9। तो हमने क्या किया, 1 2 ज़ा 2 प्लस 2 2 7 ज़ा 14 प्लस 3 3 ज़ा 9। तो क्या हुआ, इसकी पूरी रो इसके कॉलम से मल्टीप्लाई होकर एक एंट्री बनेगी। ठीक है, तो ये क्या होता है कि हमने
इसकी रो को इसके कॉलम से मल्टीप्लाई किया, तो हम असल में इंडिविजुअल रो और कॉलम के दरम्यान डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे होते हैं। इसका आंसर एक स्केलर वैल्यू आता है और वो उसकी फर्स्ट या फिर जो भी रिस्पेक्टिव पोजीशन होती है उसकी एंट्री बन जाता है नए मैट्रिक्स की। तो ये जो है ना, ये हम निकाल रहे हैं इनर प्रोडक्ट इधर। इसी तरीके से हम आउटर प्रोडक्ट के व्यू से भी देख सकते हैं कि हम इसके इस कॉलम को इसके इस रो से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एक वो मिलेगा, एक कॉलम मिलेगा, तो वो हमारे पास सम ऑफ आउटर प्रोडक्ट्स बन जाता है। इसको डिफरेंट व्यू से देखा जा सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली हमारा यही वाला तरीका होता है कि हम रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक नंबर आता है। असल में हम इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में आउटपुट होता है वो रोज़ और कॉलम के दरम्यान डॉट प्रोडक्ट निकालने से आ रहा होता है। ठीक है, तो हमारे पास 3 बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की। वो हैं, एक तो होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सपोर्ट करती हैं, ये वो प्रॉपर्टीज़ है कि लेट सपोज अगर आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा मैट्रिक्स हैं, 2 से ज़्यादा मैट्रिक्स पे ये चलता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ए बी सी, इट कुड बी एन बाय एम बाय एन, पी बाय क्यू, कोई भी डायमेंशन के मैट्रिक्स हो सकते हैं। ठीक है, हमने इनकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कैसे देखनी है कि ए को पहले बी से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करें और फिर उसको सी से करें, या ए को रहने दें, पहले बी और सी को करें फिर उसको ए से करें, तो दे विल बी इक्विवेलेंट एट द एंड। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। हम ये कर सकते हैं कि इनको पहले कर लें बाद में इससे करें, या इसको पहले कर लें बाद में से करें, इट इज़ पॉसिबल। ठीक है, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, वो भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होल्ड करता है। और वो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो होती है कि भाई ये होती है मैट्रिक्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कि हमने ये काम किया, ठीक है, या ये काम किया, दे विल बी इक्वल। सम करके प्रोडक्ट ले लिया, या पहले प्रोडक्ट्स लिया इंडिविजुअल का फिर सम किया, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। लेकिन जनरली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होते। कम्यूटेटिव का क्या मतलब होता है कि ए और बी को आप इस तरीके से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और बी और ए को आप इस तरीके से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दे वोंट बी इक्विवेलेंट। क्यों? इसकी एक सबसे बेसिक एग्जांपल अगर हम देखें कि ए अगर हमारे पास n बाय m मैट्रिक्स है और b हमारे पास अगर m बाय p मैट्रिक्स है, ये परमिसेबल है, ये n बाय p देगा। ठीक है, इस तरीके से यही वाली डायमेंशन अगर मैं इधर अप्लाई कर दूं, अभी तो चले यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ही परमिसेबल नहीं हो रही, लेकिन अगर होती मैं ऐसे कर देता m बाय n, ठीक है, तो ये भी होती। तो यहाँ पे क्या मुसीबत आ रही है कि ये मल्टीप्लिकेशन तो हो जाती, लेकिन इनका आउटपुट क्या आता है m बाय m, और यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा है n बाय p। डायमेंशंस का फ़र्क आया, पूरे का पूरा मैट्रिक्स ही तब्दील हो जाएगा, तो आंसर तो सेम नहीं आ पाएंगे। तो इसका मतलब है ये वाली चीज़ परमिसिबल नहीं है। ये करना है तो आपको यही करना है, ये नहीं कर सकते। इनकी जगहें उलट दोगे तो ख़राब हो जाएगा मामला। ठीक है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होल्ड नहीं करती, बट एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव होल्ड करती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को अगर स्केलर फॉर्म में देखें कि भाई हमारे पास एक नंबर है 3, एक नंबर है 5, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 करूँ तब भी 15 आता है, लेकिन 5 मल्टीप्लाई बाय 3 करने से भी 15 आता है। तो हमारे पास नॉर्मल मैथमेटिकल जो नोटेशंस हैं या स्केलर वैल्यूज़ पे जो चलता है काम, ये मैट्रिक वेक्टर वैल्यूज़ हैं और ये स्केलर वैल्यू, इन पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो जाती है। इन पे ये दोनों भी होती हैं, लेकिन मैट्रिक्स में सिर्फ ये दोनों होती हैं, ये नहीं होती कम्यूटेटिव। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कभी भी इसको इग्नोर नहीं करना। ये दोनों पे तो सेम आंसर आ जाएंगे, इस पे नहीं आएगा, ये गलती हो जाती है। अगर आपके पास लिखा है a डॉट b, तो कभी भी b डॉट a नहीं करें, a डॉट b ही करें जिस तरीके से दिया हुआ है। तो इस तरीके से मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशंस होती हैं। अच्छा, अब एक आखिरी टॉपिक है लीनियर अलजेब्रा का, उसमें हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, ऑपरेशन और प्रॉपर्टीज़ ऑन मैट्रिक्स एंड वेक्टर्स। सबसे पहली जो चीज़ आती है हमारे पास वो होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है कि भाई ये एक ऐसा मैट्रिक्स है, अगर हम इसको स्केलर फॉर्म में देखें तो एक ऐसा नंबर जिसको हम किसी भी और नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं कर सकता। लाइक 15 है, हमें इसको किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है जिससे 15 को कुछ ना हो, तो हमारे पास क्या है, 1 है। 15 को 1 से मल्टीप्लाई करो 15। अब आप दुनिया के किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो उस नंबर की ज़ात पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो वही आएगा। तो इसका मतलब है 1 एक आइडेंटिटी है जो दूसरे नंबर की आइडेंटिटी ख़त्म नहीं होने देता। तो हमारे पास मैट्रिक्स में भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है जिसको हम रिप्रेजेंट कुछ यूँ करते हैं। लेट सपोज अगर हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स वो होते हैं जिसमें डायमेंशन सेम होती है, नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स आर इक्वल। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स अमूमन स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। तो उसमें ये होता है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल मतलब ये वाले एलिमेंट्स, ये सारे एलिमेंट्स हमारे पास क्या हो, 1, और इसके अलावा जो जो हैं वो सब ज़ीरो होंगे। तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कैपिटल आई से शो किया जाता है। तो इसमें क्या है, अगर हम इसको आई और जे की फॉर्म में देखें कि भाई हमारे पास रोज़ हैं, ये रो 1 रो 2 रो 1 रो 2 रो 3, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। तो जहाँ पे रो और कॉलम का जो ये वाला पार्ट है, ये आई, वो सेम होगा ना, वहाँ वो 1 होंगे। ठीक है, तो रो 1 कॉलम 1 पे रो 2 कॉलम 2 1, रो 3 कॉलम 3 1, बाकी सब ज़ीरो है। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है कि आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस में आंसर वही आएगा। ठीक है, आप इसको यूँ भी कर सकते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये होता है कि वो कम्यूटेटिव में भी वही आंसर देता है जो दूसरी तरीके से देता है। फिर डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल ऑलमोस्ट सेम चीज़ है। इसमें क्या है कि अगर आपके पास कोई n/n या मैट्रिक्स है तो उसके डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे दे कैन बी एनी पॉजिटिव एनी रियल नंबर, लेकिन उसके अलावा जो जो एंट्रीज़ होंगी वो सब ज़ीरो होंगे। ठीक है, मैं यहाँ बोलूँ ये 2 है, ये -4 है, ये 5, सॉरी यहाँ ज़ीरो नहीं आएगा, ये 5 इधर है और ये 0 है। तो 2 -4 5 डायगोनल एंट्रीज़ कोई भी नंबर है और बाकी सब ज़ीरो हैं। तो ये होता है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छा, हमने वेक्टर प्रोडक्ट्स में ट्रांसपोज की बात की थी। तो ये भी एक ऑपरेशन या एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी तो नहीं, ऑपरेशन है मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। जब हम किसी मैट्रिक्स के ऊपर ट्रांसपोज ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या होता है, उस मैट्रिक्स की डायमेंशंस चेंज हो जाती हैं। लाइक अगर हमारे पास ए है m/n मैट्रिक्स, तो उसका जो ट्रांसपोज होगा वो n/m मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, लेट सपोज 2 5 7 8, ये मेरे पास मैट्रिक्स ए, मुझे आपने कहा कि इसका ट्रांसपोज ले लें, तो क्या होगा, जो इसकी रोज़ हैं, सॉरी जो इसका ये कॉलम है मैं उसको रो की फॉर्म में लिख दूँगा। तो 2 7 और ये वाले कॉलम को रो बना दूँगा 5 8। तो ये इस तरीके से हम ट्रांसपोज ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या था कि ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स था, उसकी डायमेंशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई ऐसा हो कि भाई 2 7 3 5 2 8, तो ये मैट्रिक्स की डायमेंशंस क्या है, 3/2। जब मैं इसका ट्रांसपोज लूँगा तो क्या करूँगा, इस कॉलम को पूरी रो बना दूँगा 2 7 3, और इस पूरे कॉलम का एक दूसरी रो बना दूँगा 5 2 8। तो अब मेरे पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आया जो ट्रांसपोज लेने के बाद, उसकी नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हो गई और कॉलम ये, तो हमने क्या किया, डायमेंशन चेंज हो गई। तो यही चीज़ होती है। इसमें क्या होता है कि जो रो 1 और कॉलम 1 पे एंट्री होती है वो रिजल्टेंट मैट्रिक्स के कॉलम 1 और रो 1 की मतलब उलट जाती है उसकी पोजीशन, ये होता है। ठीक है, ट्रांसपोज की ख़ुद की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो होती है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं और उसका फिर से ट्रांसपोज लेते हैं, अच्छा, तो अगर आपने किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेके इसका दोबारा ट्रांसपोज लिया तो इसका मतलब आपने ट्रांसपोज को कैंसिल कर दिया, वापस वो उसी फॉर्म में आ जाएगा।
तो वो ए के बराबर होता है। अब मैं इसी का दोबारा ट्रांसपोज लूँगा तो ये क्या बन जाएगा, 3/2 मैट्रिक्स, जो कि मेरा ओरिजिनल मैट्रिक्स था। तो मैंने ट्रांसपोज ऑपरेशन को अगर 2 बार परफॉर्म किया किसी मैट्रिक्स पे तो उसका ट्रांसपोज ही मैंने कैंसिल कर दिया है। तो ये एक प्रॉपर्टी होल्ड होती है इस पर। दूसरा होता है कि अगर मैंने 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया है, प्रोडक्ट लिया है और उसका ट्रांसपोज लिया तो उसका रिज़ल्ट जो आएगा वो ऐसे कुछ आता है। ठीक है, थोड़ी सी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है और इस तरीके से होगी। तो ये एक पहली प्रॉपर्टी हो गई, ये एक दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। एक और प्रॉपर्टी है एडिशन ऑफ ट्रांसपोज। ये मल्टीप्लिकेशन ट्रांसपोज था, वो एडिशन ट्रांसपोज है। तो ए प्लस बी करें, मतलब 2 मैट्रिसेस को ऐड करें और उनका ट्रांसपोज लें तो वो बराबर है कि दोनों मैट्रिक्स अलग से ट्रांसपोज लेके प्लस कर दिया। तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ होल्ड करते हैं हमारे ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये यहाँ तक आ गई, हमने ट्रांसपोज की बात कर ली। फिर आते हैं सिमेट्रिक मैट्रिसेस। फिर हमारे पास आते हैं सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो सिमेट्रिक मैट्रिसेस में क्या होता है कि हम अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वो वापस वैसा ही मैट्रिक्स बन जाए। ठीक है, मतलब ए मैट्रिक्स था, उसका ट्रांसपोज लेने के बाद भी वो ए जैसा ही नज़र आ रहा है, तो वो सिमेट्रिक है। इसकी अगर कोई एग्जांपल देखें कि ए हमारे पास मैट्रिक्स है, ये मैंने आपको बोला इसका ट्रांसपोज लें, ए ट्रांसपोज लिया, ये चीज़ यूँ हो जाएगी। तो 2 1, इसका मतलब है मैंने इसको एक रो बना के लिख दिया, कॉलम को रो बना दिया और दूसरे कॉलम को दूसरी रो, 1 2। तो ये दोनों तो बिल्कुल सेम आ गए, वही चीज़। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ए इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जिस तरीके से सिमेट्रिक होते हैं वैसे ही एंटी सिमेट्रिक भी होते हैं। एंटी सिमेट्रिक में बस क्या होता है कि वैल्यू नेगेटिव हो जाती हैं। तो ए का अगर ट्रांसपोज लें और वो नेगेटिव में आ रहा है, चीज़ें सेम है बस नेगेटिव हो गया है, तो वो एंटी सिमेट्रिक हो गया। ये चीज़ है। फिर आती है एक हमारे पास ट्रेस। व्हाट इज़ ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स? ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स है कि भाई एक मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्रीज का सम 1 + 5 + 9, ये क्या हो जाएगा 15। तो मैट्रिक्स ए की जो ट्रेस है वो है 15। ठीक है, तो इस पे कुछ प्रॉपर्टीज़ होल्ड करती हैं। वो ये है, ट्रेस को हम बेसिकली लिखते हैं कि TRA = 15, मतलब ट्रेस ऑफ ए 15 जो अभी हमने निकाली, उसके डायगोनल एलिमेंट्स का सम ले लो तो वो होती है। उसकी प्रॉपर्टीज़ ये हैं कि भाई आपने ट्रेस ऑफ ए निकाला या ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज निकाला, दे विल बी इक्वल। ठीक है, अब इसमें यह है कि ए मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए क्योंकि उसी के डायगोनल्स होते हैं। ठीक है, तो दूसरी प्रॉपर्टी है कि 2 मैट्रिक्स हैं ए और बी, तो आपने ट्रेस निकाली ए प्लस बी की। इसमें क्या है, पहले ए प्लस बी करेंगे फिर उसकी ट्रेस फाइंड करेंगे। ए प्लस बी करेंगे तो एक मैट्रिक्स आएगा, फिर उस मैट्रिक्स की ट्रेस फाइंड करेंगे। और हम ये करें कि ट्रेस ऑफ ए निकालें, ट्रेस ऑफ बी निकालें और फिर हम दोनों को ऐड कर दें। तो ट्रेस ऑफ ए एक स्केलर नंबर आएगा, ट्रेस ऑफ बी एक स्केलर नंबर आएगा। ओके, मैट्रिक्स का ट्रेस एक स्केलर नंबर होता है, उन दोनों को ऐड करें तो ये प्रॉपर्टी वो होल्ड करेगा। इस तरीके से हमारे पास है कि ट्रेस निकालनी है एक मैट्रिक्स की, लेकिन उससे किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये टी जो है ना, ये ट्रेस से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। टी एक स्केलर है, एक वो है मैट्रिक्स है। जिस तरीके समझे टी क्या है 3, तो मैं इस 3 को इसकी हर एक एंट्री से मल्टीप्लाई करूँगा तो नई नई वैल्यूज़ आ जाएंगी, लेकिन मैट्रिक्स की डायमेंशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये कह रहा है एक टी एक स्केलर है, उसको ए से मल्टीप्लाई करें तो एक नया मैट्रिक्स आएगा, फिर उसकी ट्रेस निकालें। या तो ये करें कि आप ए मैट्रिक्स की ट्रेस निकालें और फिर उसे टी से मल्टीप्लाई करें, तो दे विल ऑल्सो बी इक्वल। ठीक है,
अब वो कह रहा है कि दो मैट्रिक्स हैं ए बी और उनका प्रोडक्ट जो लिया वो आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, मतलब स्क्वायर या फिर उसकी डायमेंशन अगर सेम बोले तो, ठीक है। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, तो क्या होगा अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स हैं मल्टीप्लिकेशन के बाद, तो ट्रेस ऑफ ए बी वुड बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए। एक तरह से कम्यूटेटिविटी की बात कर रहा है ट्रेस में, ठीक है। तो ये बराबर होंगे, ठीक है। और फिर एक लास्ट प्रॉपर्टी है कि हमारे पास दो से ज़्यादा मैट्रिक्स हैं ए बी और सी, तो वो कह रहा है आप ट्रेस ऑफ ए बी सी, इस पे भी ये होल्ड करता है कि ए बी सी का जो आंसर आ रहा है वहाँ पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स आ रहा है। तो वो कह रहे हैं ट्रेस ऑफ ए बी सी इज इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ बी सी ए इज इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ सी ए बी। एक साइकिल में चल रहे हैं, ठीक है। पहले ए मल्टीप्लाई बी सी था, ए बाद में आ गया, फिर ए आया तो बी बाद में आ गया। इस तरह एक साइकिल चल रही है, ये नहीं आपने ए उठा के इधर लिख दिया बी उठा के लिख दिया तो ये ख़राब हो जाएगा। लेकिन एक साइकिल में जब तक वो चल रहे हैं ना तो उनकी ट्रेसेस इक्वल आएंगी, ठीक है। ये होती है ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। तो यहाँ तक हमारी ऑलमोस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट पूरे हो गए हैं। तो नेक्स्ट में हम देखेंगे नॉर्म्स क्या होती हैं वेक्टर्स की या मैट्रिसेस की।